साथियों, आज हम समाजवादी छात्र सभा की ओर से 6th स्टडी सर्कल का आयोजन कर रहे हैं और इस स्टडी सर्कल का जो जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है लोहिया और जयप्रकाश नारायण का सब क्रांति, या अगर संपूर्ण क्रांति भी कह सकते हैं इसको। तो लोहिया की जो समाजवाद की जो अवधारणा थी, जो कि एक तरीके से यूरोपियन समाजवाद या फिर यूएसएसआर का जो कम्युनिज्म से ये काफ़ी अलग था, और उसी के तहत इन्होंने सब क्रांति की अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसको हम लोग 7 रेवोल्यूशंस भी कहते हैं, जिसमें जो इंडियन सोसाइटी में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे जेंडर बेस्ड हो, चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हो, कई तमाम तरह की जो अवधारणाएं हैं उस पर लोहिया ने काफ़ी अच्छे से लिखा है। और इस कड़ी में हमारे बीच जो एक स्पीकर है वो शशि भूषण हैं, वो जो रिसर्च स्कॉलर रहे हैं, PhD से CHS से उन्होंने PhD की है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस विषय पर अपनी बात करें। धन्यवाद। इस विषय पर बात करने से पहले कहा जा रही हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा कि 20वीं शताब्दी के जब शुरू होता है, 20वीं शताब्दी हिंदी ठीक है, 19वीं शताब्दी में जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब शुरू होता है 1857 के बाद एक धारा विकसित होती है जिसमें कहा जाता है 2 तरह की धाराएं। एक धारा है जो कहती है कि 1857 के बाद से बाटो और राज की नीति अपनाई, ठीक है, वो नेशनलिस्ट डिस्कोर्स है। एक धारा उसमें ये आती है जिसमें आशा देवी, उड़ा देवी, चूड़ा देवी, जो बुंदेलखंड की जो दलित महिलाएं हैं उनका जो योगदान है उसको लेके आती है, जिसपे चारू गुप्ता का बहुत अच्छा काम है। उसमें एक और डिस्कोर्स आता है कि नहीं, 1857 में भारतीय राष्ट्रीय संग्राम का पहला स्वतंत्रता अभियान है। 1909 में एक किताब आती है जो ये क्लेम करती है। यहाँ जरूरी इस बात इसलिए यहाँ मैं 1857 से इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको समाजवाद को समझना है भारत में कि द हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म हाउ इट बिगिंस इन इंडिया, हम हमेशा ये कहते हैं कि द सोशलिज्म द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म केम अप विद 1917 रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन से शुरू होता है और MN रॉय वगैरह उसके प्रमुख बन के भारत में उभरते हैं। लेकिन समाजवाद की उस कड़ी में कुछ ऐसे थिंकर्स भी हैं जिनको हमने आज़ादी के बाद, खास करके आज़ादी के बाद हमने उनको नकार दिया है। हमने अपनी किताबों से, अपनी मेन स्ट्रीम एकेडमिया से शायद उनको थोड़ा सा अलग करके रखा है। उसके मल्टीपल रीजन्स उनकी हाउ एकेडमिया, ऐसे एकेडमिया के अंदर भी एक तरह की एक हेजेमनी है, अलग अलग तरह की हेजेमनी, एक नेशनलिस्ट हेजेमनी है, एक राइट विंग हेजेमनी है, एक लेफ्ट हेजेमनी है। इस संदर्भ में जब हम देखते हैं कि हमारा इतिहास कैसे लिखा गया और उस इतिहास को लिखने में जो प्रमुख किरदार थे, जैसे आज हमारे पास है लोहिया और JP, तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो किताबें अभी तक हम पढ़ते आए, हमारे पास मुख्य किताबें क्या पढ़ाई गई हैं? अगर आप याद करिए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमें बेसिकली बिपिन चंद्रा पढ़ाया गया है, मेजर नेशनल डिस्कोर्स है। बिपिन चंद्रा की किताब है आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया। जब आप उस किताब को खोलेंगे तो उसमें एक चैप्टर है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, CSP जिसे कहते हैं, जैसे 1934 में। और इतिहासकार क्या करते हैं, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट नेहरू को देते हैं कि नेहरू वॉज द वन हु बेसिकली डिसाइडेड द एवरीथिंग फॉर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। नेहरू JP को लेकर आए, नेहरू लोहिया जी को लेकर आए, नेहरू आचार्य नरेंद्र देव को लेकर आए, एंड नेहरू वॉज द मोटिवेशनल फोर्स बिहाइंड दिस। क्रेडिट नेहरू को दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले उसका सवाल ये है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस के अंदर बार बार कहा जाता है कांग्रेस का लेफ्ट विंग था, तो हम ये क्यों सुनते हैं कि कांग्रेस के अंदर कोई राइट विंग भी था? इस बात पे जोर दिया जाता है कि कांग्रेस को विद इन कांग्रेस देयर वाज अ लेफ्ट विंग पीपल हु इंक्लूडेड लाइक JP, आचार्य नरेंद्र देव, राममनोहर लोहिया एंड अदर्स, राइट? बिकॉज दिस इज अबाउट डिस्कोर्स, क्योंकि ये डिस्कोर्स के बारे में। इसी चीज़ को राममनोहर लोहिया जी ने अपनी किताब गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन बड़े अच्छे से लिखा है। जब वो कहते हैं गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन, ये आज़ादी के लिए कौन जिम्मेदार था, उसमें ये नहीं कहते कि हम जिम्मेदार थे या वो जिम्मेदार थे, वो कहते हैं कैसे इतिहास की उस सतत दृष्टि में कैसे उसको लिखा गया, कैसे हमने उसको पहचाना। अगर आपसे मैं आज एक सवाल पूछूं कि इंस्टेंटली आपके दिमाग में इतिहास की 5 किताबें कौन सी आती हैं, आप कहेंगे बिपिन चंद्रा, रोमिला ठाकुर, उमा चक्रवर्ती, राइट? उसमें कितने दलित थिंकर्स आते हैं आपके दिमाग में इंस्टेंटली, सोचने के बाद नहीं, इंस्टेंटली, क्योंकि आपको वही स्कूल में सिखाया गया है।
उस हिसाब से आज जो हमारा विषय है लोहिया का समाजवाद और जेपी का समाजवाद, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो एक अलग प्रक्रिया है, एक ऐसा डिस्कोर्स है जो अभी तक हमारे अकादमिक दृष्टिकोण में, हमारे अकादमिक बहसों में जगह नहीं दी गई। उसके कई रीजन्स हैं, क्यों नहीं दिया गया रीजन, और उसके अपनी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे लोहिया का समाजवाद, तो लोहिया का समाजवाद क्या है, लोहिया का समाजवाद कैसे अलग है, जेपी का समाजवाद कैसे अलग है। लेकिन क्या हुआ अगर मैं आपसे कहूँ कि जेपी तो समाजवादी थे ही नहीं अंत में। जेपी ने समाजवाद का रास्ता 1951 में छोड़ दिया था। 1953 में सीएसपी का जब विघटन हो गया, सीएसपी जब खत्म कर देंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी उन्होंने हटा दी, निकाल दिया, वो सोशलिस्ट नहीं रहे। उसके बाद उन्होंने भूदान आंदोलन ज्वाइन कर लिया विनोबा भावे को। विनोबा भावे कहीं से भी सोशलिस्ट नहीं थे, वे गांधीयन थे, गांधीयन विचारधारा में, गांधीयन आइडियोलॉजी में उनका यकीन था। विनोबा भावे के साथ लग के उन्होंने काम किया। जब हम लोहिया जी की बात करते हैं तो लोहिया के समाजवाद में मुख्य रूप से जो पॉपुलर इमेजिनेशन है, सात क्रांति, सब जिसको हम क्रांति कहते हैं, उसमें क्या क्या है, उसमें उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में, जो निजी जीवन में हम राज्य का हस्तक्षेप नहीं सही। सबसे पहला होता है, इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको समझने में मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जेंडर, लिंग को लेकर कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मर्द और औरत एक समान है, उनको एक समान काम मिलना चाहिए। उसके अलावा फिर उन्होंने बातें की कि रेस को लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें हमको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। अमेरिका में एक जगह है मिसिसिपी, जैक्सन नाम की। राम मनोहर लोहिया 1964 में फरुखाबाद से एमपी चुने गए थे। यूपी में फरुखाबाद नाम की एक जगह है, वहाँ से वो एमपी चुने गए। उससे एक साल पहले वो चुनाव हारे भी थे, फूलपुर से, नेहरू से हारे थे सीधे सीधे। लेकिन 1964 में 1964 को फरुखाबाद से वो एमपी बने और 1964 के अंत में वो उनका अमेरिका जाना हुआ। वहाँ पे उन्हें पता चला कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट एफ्रो अफ्रीकन पीपल। अब लोहिया बिन लोहिया, स्टॉन्च सोशलिस्ट, उन्होंने क्या किया कि वो एक लोकल रेस्टोरेंट में गए। अगर आपको ये आर्टिकल पढ़ना हो तो ये आर्टिकल ब्राउन हिस्ट्री पे अवेलेबल है, ब्राउन हिस्ट्री नाम का एक चैनल, राइट। वो उस लोकल रेस्टोरेंट में गए, एक दिन गए, पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला ये कहते हुए कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है एंड वी डोंट सर्व। ही वेंट ऑन द सेकंड डे, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। हम आजाद भारत के दो मुख्य लोगों के बारे में बात करें जिनके बारे में हमारे पास बहुत कम जानकारी। उसके बाद उन्होंने कहा था कास्ट को लेके कि देयर विल बी नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने बातें कही। सबसे इंपॉर्टेंट जो था उन्होंने कहा इकोनॉमिक बेसिस पे हम बराबरी की बात करेंगे। उसके अलावा दो जो उन्होंने बाद में चीज़ें जोड़ी थी, एक वो कहा था कि एनी काइंड ऑफ वायलेंस, किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो आपको जेपी में भी दिखेगा। जब आप जेपी को पढ़ेंगे तो जेपी बार बार कहते हैं कि हम छात्र आंदोलन करेंगे, हम सरकारें बदलेंगे, हम आंदोलन करेंगे, लेकिन हम हिंसा में नहीं करेंगे। तो लोहिया ने उसमें बाद में जोड़ा था, 5 के बाद छठा में जोड़ा था अगेंस्ट वायलेंस, कि हम किसी भी तरीके के वायलेंस में नहीं रहते। और जो लास्ट में उन्होंने जोड़ा वो था कि एंटी इंपीरियलिज्म, किसी भी तरीके के उपनिवेशवाद, किसी भी तरीके के साम्राज्यवाद के खिलाफ, किसी भी तरीके के फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ। इवन लोहिया का एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जहाँ पे वो प्रो पैलेस्टाइन में लिख रहे हैं। वो इजराइल स्टेट के बारे में जो उन्होंने लिखा है वो बताते हैं कि नहीं, इजरायली ऑक्यूपेशन इज नॉट वैलिड। तो दिए थे 7 रेवोल्यूशन, 7 जिसको हम नियम कहते हैं। अब उसमें ये है कि लोहिया को कैसे समझा जाए, ठीक है। हमारे साथ आज के संदर्भ में दिक्कत ये है कि एज अ रिसर्चर इन 2024 हमारे सोर्सेज लिमिटेड नहीं है। आई एग्री, हमारे पास ऑनलाइन सोर्सेज हैं, हमारे पास आर्काइवल सोर्सेज हैं, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत सारे हैं। लेकिन हमारा जो डिस्कोर्स है सोर्स ढूंढने का, उसमें गड़बड़ है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम सोर्सेज ढूंढना शुरू करते हैं, जब हम आर्टिकल्स ढूंढना शुरू करते हैं, हम एक खास दिशा में एक बनी बनाई मानसिकता के साथ उसको ढूंढ रहे हैं। हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि लोहिया सोशलिस्ट ही थे। हम उसके दूसरे जो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं कि लोहिया के समाजवाद में भी कुछ खराबियाँ हो सकती हैं, जेपी के समाजवाद में भी कुछ खराबियाँ हो सकती हैं, हम उसको नहीं देख रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब आप सोर्सेज ढूंढें तो आप उसको नज़र में रखें। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, लोहिया ने जो उनका हिंदी का स्टैंड था, कुछ जैसे कि बहुत सारे लेफ्ट के हिस्टोरियंस उनको हिंदी सॉवरेनिस्ट भी कहते हैं, तो उन्होंने लोहिया जी ने हिंदी की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को जोड़ने का, भारत हिंदुस्तान को जोड़ के रखने की एक ही भाषा हो सकती है हिंदुस्तान, ठीक है। अब ये है प्राइमरी सोर्स, लेकिन पॉपुलर इमेजिनेशन में उसको क्या दिखा
कि लोहिया ने हिंदी की बात की। हिंदी और हिंदुस्तानी दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। लोहिया जी ने कभी ये नहीं कहा कि वी आर अगेंस्ट इंग्लिश बिकॉज वी वांट हिंदी, वी वांट हिंदुस्तानी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम इंग्लिश का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हमें हिंदुस्तानी या हिंदी को रिप्लेस करना है। स्थानीय भाषाओं के सवाल में जो हमारे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम इनको हिंदी सिखाएंगे या हिंदुस्तानी सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलिज्म, अब यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है समझना, जब हम कहते हैं कि लोहिया का समाजवाद अलग अलग था, कैसे अलग था? वो अलग इसलिए था क्योंकि लोहिया ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय दृष्टिकोण में एक समाजवाद की डेफिनेशन बनाने की कोशिश की। खास करके क्योंकि अगर आप देखिए कि हमारे जो मेजर डेफिनेशंस हैं, हम जिस चीज़ को डिफाइन करते हैं, सोचते हैं, उसकी डेफिनेशंस कौन तय करता है? एक किताब मैं आपको बताता हूँ, इट्स ओरिएंटलिज्म, हिंदी में उसका नाम है प्राच्यवाद, एडवर्ड सेड की किताब है। हमारा पूरा डिस्कोर्स, हमारी पूरी सोचने की जो हमारी क्षमता है, हमारे जो डेफिनेशंस हैं, वो वेस्ट तय करता है। भारतीय इतिहास में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इतिहास में ये एक बहुत बड़ा सवाल बन के आता है, क्योंकि हर थिंकर वो बार बार ये कहता है कि हमें भारतीय संदर्भ में समाजवाद का एक उदाहरण चाहिए, एक परिभाषा चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे संविधान को लेकर भी कुछ लोग कभी कभी ये लॉजिक देते हैं कि ये इंडियन नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें उधार ली गई हैं, कॉपी की गई हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज कि आखिर ये भारतीय परिभाषा है क्या? किसके हिसाब से भारतीय परिभाषा हो? क्योंकि अगर हम भारतीय को डिफाइन करें तो भारतीय भी तो हमारे पास 28 स्टेट हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये तो सिर्फ पेपर पे हैं। हजार भाषाएं हैं, हजार संस्कृतियां हैं, हर गली मोहल्ले में अपने कल्चर है, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि इंडियन क्या है, भारतीय क्या है? लोहिया जी ने इस मामले में और जेपी ने भी इस मामले में एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने समाजवाद का जो एक बनी बनी रटी परिभाषा चली आ रही, जिसमें यूएसएसआर जो था वो हेड था। आपको एक पार्टी पता होगी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मेरा काम इमरजेंसी पे जेपी पे है 1975 में। तो जब मैं पेपर ढूंढ रहा था तो जेपी में एक जगह है, सॉरी लाइब्रेरी में पीसी जोशी आर्काइव नाम की एक जगह है 6th फ्लोर पे। वहाँ पे आपको पुराने अखबार मिलेंगे, लोक युद्ध, जनमत, मैनकाइंड, एग्रीमैन, ये सारे अखबार हैं। उनमें से एक अखबार लोहिया जी ने एडिट किया था, मैनकाइंड, और जन हिंदी में, मैनकाइंड हिंदी इंग्लिश में। अब उस अखबार को जब आप पलट के देखते हो आपको पता चलता है कि जो यूएसएसआर डोमिनेटेड डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म, कि सोशलिज्म कैसा होना चाहिए, कम्युनिज्म कैसा होना चाहिए, एक कॉमरेड को क्या करना चाहिए, अब इसकी सूचना, इसकी इंफॉर्मेशन भी मॉस्को से आ रही है। जेपी को सबसे बड़ी अगर दिक्कत थी भारत में कम्युनिस्टों सोशलिस्टों के साथ, वो कहते थे कि ये मॉस्को डोमिनेटेड सोशलिज्म, क्योंकि सीपीआई नाम की पार्टी हर चीज़ में मॉस्को की तरफ देखती थी। फर्स्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल होता है 1920s में, ठीक है, लेनिन सबको बुलाते हैं, भारत से एमएनरॉय जाते हैं। उस समय से जो प्रक्रिया शुरू होती है कि भारत में समाजवादी का लक्ष्य कैसा हो, रास्ता कैसा हो, और मॉस्को से डेलीगेशंस आते थे और बाकायदा उसकी सूचना होती थी। लोहिया जी और जेपी जी के साथ सबसे बड़ी उनको यही उनको दिक्कत थी। उन्होंने कहा कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में समाजवाद की कोई परिभाषा नहीं है। क्यों? तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, वो कहते हैं क्योंकि जो वेस्टर्न सोशलिज्म है वो पूरे के पूरे इंडियन सोसाइटी को एज क्लास डिफाइन करता है। वो कहता है कि हम क्लास स्ट्रगल मेकिंग करते हैं, जैसे कम्युनिस्ट भी कहते हैं। कम्युनिज्म की कितनी भी शाखाएं हों, लेकिन एक बात उनमें कॉमन है कि वो क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। लोहिया जी ने कहा कास्ट स्ट्रगल की बात आप क्यों नहीं करते? आज के दौर में भी मेजर क्रिटिसिज्म जो है कम्युनिस्ट पार्टियों का यही है कि कास्ट के सवाल को लेके एक जो चुप्पी है, चुप्पी के साथ साथ एक जो लार्जर डिस्कोर्स लाने का उनका अपना एक जो एजेंडा है कि नहीं, क्लास स्ट्रगल इज मोर इम्पोर्टेंट। द क्वेश्चन दैट लोहिया ब्रॉट, लोहिया जिस सवाल को लेकर आए, उन्होंने कहा कि वेस्टर्न डिस्कोर्स में क्लास स्ट्रगल इज ईजी। वेस्टर्न डिस्कोर्स में क्लास को पढ़ना ईजी है क्योंकि सोसाइटी इज सिंगुलर, उनकी एक कल्चर है, एक संस्कृति है, एक भाषा है, ठीक है। सोसाइटी भी उतनी बटी नहीं जितना हमारा बटा हुआ है। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट हमारी सोसाइटी मल्टीपल लेवल में बटी हुई, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कास्ट। अगर हम कास्ट के बारे में बात नहीं करें, अगर हम इंडियन सोसाइटी को अगर न्यूक्लियर लेवल पर अगर हम कास्ट के बदलाव नहीं देख सकते, तो फिर हमारा जो अध्ययन, हमारा जो स्टडी है, शायद वो फेल होगी। ओके, उन्होंने लिखा था कि इट इज बाउंड टू फेल बिकॉज वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग कास्ट सिस्टम इन इंडिया। जैसे अगर आप एम.एन. रॉय को पढ़ते हो, सत्यकाम जी को पढ़ते हो, बी.एस. डांगे हैं 1970s में प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट थिंकर थे, डी.के. बरुआ है जो कांग्रेस में थे उस समय, इन सब ने कभी भी कास्ट के बारे में बात नहीं की।
उन्होंने बस ये कहा, रटा रटाया जो था कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। उन्होंने उसको कहा कि हम बस बराबरी मेकिंग रखेंगे, लेकिन उस बराबरी को लाने का ढांचा क्या होना चाहिए, कैसे आएगी वो बराबरी, कैसे इसका मैकेनिज्म क्या होगा। जैसे इस मामले में मैं ये समझता हूँ कि दलित डिस्कोर्स जो है वो आपको एक ऑल्टरनेटिव देता है। वो कहता है कि वी आर डिफरेंट कल्चर, वी बिलोंग टू डिफरेंट पर्टिकुलर कल्चरल आइडिया, हमारी अपनी कल्चरल हिस्ट्री है। बट अगर आप नेशनलिस्ट डिस्कोर्स को देखें, हमारा टॉपिक भी है कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनलिज्म, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो जब हम नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को देखते हैं, जब हम मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को देखते हैं, तो हाँ ठीक है, दे डिनाई कास्ट, वो कास्ट को मना करते हैं, लेकिन आर दे गिविंग अस एनी ऑप्शन, आर दे गिविंग अस एनी ऑल्टरनेटिव टू थिंक अपॉन। इस मामले में मुझे लगता है कि जैसे नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की आप किताबें उठा के देखिए, उसमें जाति के ऊपर जो चैप्टर होगा, कैसे लिखा जाता है जाति के ऊपर चैप्टर कि असमानता है, बराबरी नहीं है, उसको हम दूर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का ये नियम है, ठीक है। लेकिन उसकी जो मूलभूत समस्या है, उसकी जड़ में जो प्रॉब्लम, जो कल्चरल हिस्ट्री और बायसनेस है, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में बात नहीं होती। लोहिया अपनी किताब, उन्होंने किताब लिखी थी व्हील ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। उस किताब में बताते हैं कि कैसे भारतीय समाज बना। उस संदर्भ में आप एक और किताब अच्छी पढ़ सकते हैं, राहुल सांकृत्यायन की उड़ना तो गंगा। उस किताब में भी वो बताते हैं कैसे कुरु, मनु, जो प्रजातियाँ थी डिफरेंट टाइप, उनकी जर्नी कैसी रही है। द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम अ वेरी पॉलिटिकल पॉइंट, एक राजनीतिक दृष्टि से हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को कैसे पढ़ें। उसके अलावा जैसे कि सीएसपी बन गई है, सीएसपी में मेंबर बने। अब इस जर्नी को समझिए कि सीएसपी बनने के बाद, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनने के बाद, व्हाट वाज द मेन वर्क ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? कोई गेस कर सकता है? जैसे कांग्रेस हैड द मेन वर्क टू फाइट अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, लड़ना था उनको, राइट। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? देयर आर मेनी क्रिटिसिज्म, राइट, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स, बहुत सारी उसमें बातें हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहीं इसलिए तो नहीं बनाई गई ताकि जो इमर्जिंग सोशलिस्ट आइडिया था उस समय का, उसको ऑब्जर्व किया जा सके, उसको कांग्रेस में शामिल करके कहीं ना कहीं उसको साबोटाज किया जा सके। इस संदर्भ में जैसे विनोद भावे का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। 1948 का टाइम जो है वो पूरे इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट का टाइम है। तेलंगाना आंदोलन होते हैं, तेभागा आंदोलन होते हैं, जमीन की बराबरी की लड़ाई लड़ी जा रही होती है उस टाइम, राइट। उसी समय विनोद भावे एक आंदोलन शुरू करते हैं कि जमीन दान, भूदान, जमीन का दान। और उसके बाद वो अपील करते हैं टू द हार्ट ऑफ द अपर कास्ट, ऊंची जातियों से वो अपील करते हैं कि अपना हृदय बदले और जमीन दे, जो गांधी ने 1934 में कहा था। 1934 में बिहार में भूकंप आया, बड़ा भयानक भूकंप था। गांधी जी ने अगड़ों से, ऊंची जातियों से ये रिक्वेस्ट की कि आप अपना हृदय बदलिए और निजी जाति के लोगों को जमीन दीजिए, उनके सहायता कीजिए। यही लॉजिक, यही सेम आइडिया विनोद भावे यूज करते हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ होता है? इसका इम्पैक्ट यहाँ होता है कि भारत में जो सोशलिस्ट मूवमेंट था वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जमीन का आंदोलन, जमीन की बराबरी का आंदोलन सोशलिस्ट आइडिया था। लेकिन विनोद भावे के आने के बाद, उसमें बाद में फिर जेपी आ गए, वो आंदोलन गांधीयन सोशलिस्ट आइडिया में बदल गया। जमीन का जो सवाल है वो कहीं से भी कहीं से भी हमारे लिए जमीन का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे आपको अगर याद, आपको ऑब्वियसली आपको मालूम होगा, आप स्टूडेंट हैं, आप सब लोग, पूरा आंदोलन सबसे बड़ी मांग क्या थी? जमीन। जमीन क्यों इंपॉर्टेंट है? जमीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोहिया ने भी कहा था कि जमीन होगी तभी आप जमीन के मालिक बनेंगे। दैट मीन्स इस सोसाइटी में आर्थिक रूप से आपको एक हिस्सेदारी मिलेगी। इसीलिए उन्होंने कहा था आर्थिक रूप से बराबरी, और उनका सीधा सा कहना था जमीन दो दलितों को नीचे, अगर आपको कास्ट हटाना है तो जमीन देना होगा। आज भी लाखों लैंड रिफॉर्म्स के बाद कितनी जमीनें मिली दलितों को? कास्ट के सवाल पे अगर हम चाहे किसी का भी डेटा उठा ले, या फिर हमारे आसपास आज के समय में जो कुछ हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ खबरें आती है, राइट। इनमें से कई सारे सवाल, कई सारी घटनाएं जमीन से भी जुड़ी हुई हैं। हम बार बार कहते हैं बेगारी। बेगारी क्या होती है? बेगारी वो होती है जिसमें आप काम करते हो जमीन पे, लेकिन जमीन आपकी नहीं है, आपको एक दैनिक भत्ता मिलता है, राइट। सो मच ऑफ पावर टू द लैंड ओनर, क्योंकि वो आपको कभी भी जमीन से निकाल सकता है। खेती है आपकी। एक बड़ी अच्छी कविता है, अभी मुझे याद नहीं आ रही है कि खेत ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, राइट, हाँ, ठाकुर का, ओम प्रकाश वाल्मीकि।
तो सारी मेहनत हमारी, सारी मेहनत लोअर कास्ट की, लेकिन चूंकि ज़मीन इनकी नहीं है तो इसलिए वो बेनिफिट उनको नहीं मिलता है। लोहिया जी ने अपनी किताब, उनकी किताब थी मार्क्स गांधी इन सोशलिज्म, किताब उन्होंने लिखी थी। उन्होंने यही लिखा था कि मार्क्स वाज समहाउ राइट अबाउट लैंड, अबाउट द इकोनॉमिक पॉलिसीज। आर्थिक रूप से बराबरी तभी आएगी जब जॉब देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप जॉब करके भी आप किराए के मकान में ही रहोगे, मिडिल क्लास, राइट। लेकिन अगर आपको जमीन दी जाती, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, आपके पास एक हक होता है। तो लोहिया ने कहा था कि मार्क्स वाज समहाउ राइट बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है। उसके बाद लोहिया जी के साथ जेपी के भी कुछ मतभेद थे, ठीक है। हालांकि वो मतभेद इतने नहीं थे जितने उनके मतभेद गांधी से थे। सबसे बड़ा सवाल था कि नेशनल मूवमेंट में उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए। अब नेशनल मूवमेंट पे आप देखते हैं कि गांधी जी ने आंदोलन किया, ठीक है। 1942 में एक आंदोलन होता है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। क्विट इंडिया मूवमेंट में जो सबसे बड़ी पुकार थी ये कि करो या मरो, स्लोगन दिया गया, राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उसी समय एक और डिमांड ये आई और ये कहा जाता है कि जो सोशलिस्टों ने, भारत के सोशलिस्टों ने, भारत के कम्युनिस्टों ने आज़ादी आंदोलन के साथ धोखा किया। आपको ऑफ इंडिया में बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे इसके, अगर आपको ऑफ इंडिया मालूम है क्या है। ऑफ इंडिया नाम का एक पोर्टल, राइट। कहा जाता है कि सोशलिस्टों ने, कम्युनिस्टों ने 1942 के आंदोलन में साथ दे दिया गांधी जी का और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ धोखाधड़ी की। लेकिन वो धोखाधड़ी को आप ऐसे समझिए कि वो किस बारे में था। अगर वो कहा, अगर कम्युनिस्ट पार्टी ने, अगर सोशलिस्ट पार्टी ने ये कहा कि नेहरू की लड़ाई, ये आंदोलन, ये राष्ट्रीय आंदोलन अगर एक बुर्जुआ आंदोलन है, तो क्यों कहा ये बात? क्योंकि जो मूल मुद्दे थे, जो जमीन का मालिकाना हक है, जो बराबरी का मुद्दे हैं, कास्ट के ऊपर जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने की जो जरूरत है, उसको नकारा गया इन द प्रोसेस ऑफ नेशनलिज्म। नेशन बनाने की इतनी हड़बड़ी हुई कि इन मुद्दों को नकार दिया गया, ठीक है। उसके बाद जैसे लोहिया जी बहुत सारे किसान मोर्चों में भी शामिल थे। 1947 से ही आप सोचिए कि लोहिया इतने बड़े देशभक्त थे, सोशलिस्ट लीडर थे। तो जब हम कहते हैं कि 1942 में सोशलिस्टों ने दगा किया, तो व्हाट अबाउट लोहिया देन? लोहिया स्टार्टेड अ किसान मोर्चा इन 1947। आज़ादी मिलने के ठीक 3 दिन बाद उन्होंने किसान मोर्चा शुरू किया। किस लिए? किसानों के इक्वल राइट्स के, उसमें भी खास करके नीची जातियों के बेगारों के लिए। उसके बाद है जैसे कि उन्होंने लॉन्च किया था डिस्ट्रॉय कास्ट मूवमेंट। यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा कि आप उसको कैसे समझ सकते हो कि लोहिया ने डिस्ट्रॉय कास्ट मूवमेंट शुरू किया, ठीक है। लेकिन मेरी जो अपनी निजी राय है कि लोहिया जी ने भी उस चीज़ को नहीं समझ पाए, कि लोहिया जी की भी एक कमी रही मेरे हिसाब से, कि लोहिया जी ने भी, जैसे अम्बेडकर, लोहिया और जेपी ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी हैं, ठीक है। अगर आप जेपी को जब आप पढ़ते हो, अम्बेडकर का कहीं जिक्र नहीं आता। जेपी की पूरी उन्होंने जो काम लिखा है उसमें उन्होंने अम्बेडकर का नाम तक नहीं लिखा है। उन्होंने कास्ट के बारे में लिखा है, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिखा है, लेकिन उन्होंने अम्बेडकर का नाम तक नहीं लिखा। लोहिया जी के साथ भी यही दिक्कत थी। कास्ट के ऊपर सेम रेटोरिक ऑफ नेशन कि हमें कास्ट को हटाना है, लेकिन उसके बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे हटाना है, इसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। उसके अलावा ही बिलीव दैट पावर ऑफ स्टेट कैन बी कंट्रोल्ड बाय पीपल, जो सेम टू सेम दिखता है जेपी के साथ। जेपी कहते हैं ग्राम पंचायत, ग्राम स्वराज, उसकी शुरुआत लोहिया जी ने की। इसीलिए कहा जाता है कि जो द आइडिया ऑफ सॉफ्ट रिवोल्यूशन, सॉफ्ट क्रांति का जो आइडिया है वो एक्चुअली टोटल रिवोल्यूशन से बहुत मिलता जुलता है। क्योंकि जेपी ने टोटल रिवोल्यूशन की बात की थी, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा कि टोटल रिवोल्यूशन क्या था, कैसे शुरू हुआ। लेकिन जब आप टोटल रिवोल्यूशन सुनेंगे, आपको सॉफ्ट क्रांति की ही धमक सुनाई देती है, उसमें भी सेम टू सेम बात बताई गई है। तो लोहिया जी का ये मानना था कि स्टेट जो है वो कंट्रोल कर सकता है स्टेट को। क्यों? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि राज्य के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए स्टेट को मजबूत होना चाहिए, ठीक है। ये उनकी सोशलिज्म की डेफिनेशन जो है, कहीं आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर से आती है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लोहिया का जो सोशलिज्म है इज डिफरेंट, बट इन ओनली इन द सेंस, सिर्फ इस मामले में वो भारतीय परिप्रेक्ष्य ढूंढ रहे थे। लेकिन जो बेसिक आइडिया, जैसे सब क्रांति की मैंने बात की, जेंडर, कलर, रेस, कास्ट ऑफ फोर्ड, इकोनॉमिक, कल्चरल अगेंस्ट वायलेंस, दीज आर द वेरी सेम आइडियाज। ये बहुत सेम आइडियाज है जो यूएसएसआर में भी अपनाए गए थे। तो ये एक समस्या है, एक जटिलता है कि लोहिया जी को या जेपी को कैसे समझा जाए। खासकर उस दौर में जब ये बार बार बताने की कोशिश की जा रही है कि देयर वाज सो मच ऑफ एंटी यूएसएसआर प्रोपेगेंडा,
बट जैसे उन्होंने कहा था कि इवन दो उन्होंने कहा कि हम स्टेट की उस पावर में यकीन करते हैं, यूएसएसआर का एग्जाम्पल लेते हुए, बट लोहिया जी ने ये भी क्लियरली लिखा कि ही डज नॉट लाइक यूएसएसआर। उन्होंने कहा कि यूएसएसआर सोवियत संघ के जो बेसिक जो रूल्स हैं, बेसिक जो उनके जो आदर्श हैं, हम उनको अपना सकते हैं, लेकिन सोवियत संघ की तरफ हम स्टालिनिस्ट आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं जाना चाहते। क्योंकि उन्होंने ये लिखा था, जिनकी किताब और आई थी, उन्होंने लिखा था कि कैसे अगर हम टोटलिटेरियन गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं, जिसको कहते हैं सर्वाधिकार, टोटलिटेरियन का मतलब ये होता है, ठीक है, मतलब निरंकुश। उन्होंने कहा कि निरंकुश सत्ता एक डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए, वेलफेयर स्टेट के लिए सही नहीं है, जो जेपी में भी सुनाई देता है। नाउ ही डिड नॉट अपग्रेड कंप्लीटली विद मार्क्स। वो मार्क्स के साथ पूरी की पूरी वो बात नहीं मानते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोहिया का समाजवाद जो है वो एक ऑप्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय दृष्टिकोण में। और सबसे बड़ी बात है कि वेस्टर्न डिस्कोर्स को, जो वेस्टर्न शैली, जैसे हम जो सोचते हैं, हम जो इतिहास लिखते हैं, हम जो इतिहास पढ़ते हैं, अगर आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं वेरी वेस्टर्न डोमिनेटेड है। और उसके लिए लोहिया जी कहते हैं कि डिनाइड क्लास स्ट्रगल टॉक्ड अबाउट बेसिकली अब आइडिया ऑफ लोकल हिस्ट्रीज। उन्होंने कहा कि अगर हमें इतिहास लिखना है तो हम इंटरनेशनल जो वेस्टर्न जो फिलॉसफीज हैं, जिनको हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं, राइट। जैसे आप में से जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो क्या उसके आगे पीछे कुछ नहीं है ये कि और एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट को कैसे अलग अलग ग्रुप्स ने, अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ने कैच कराया है। कुछ लोग हैं जो एंशिएंट को कहते हैं हिंदू पीरियड, गोल्डन पीरियड, मिडिवल पीरियड डार्क पीरियड हो गया, लेकिन मॉडर्न पीरियड क्रिश्चियन पीरियड नहीं हुआ, वो मॉडर्न हो गया। क्रिश्चियनिटी को मॉडर्निटी के समतुल्य खड़ा कर दिया गया, लेकिन एंशिएंट को हमने कहा गोल्डन है, मिडिवल को कहा कि वो बारबारिक है, वो मिडिल एजेस है, वो डार्क एज है। और कहीं ना कहीं आप माने ना माने हम सब इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अभी भी मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, अभी भी यही पैटर्न चल रहा है, फर्स्ट ईयर एंशिएंट, सेकेंड ईयर मिडिवल, थर्ड ईयर मॉडर्न, राइट। हमारी होल थिंकिंग, हमारा प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इज बेसिकली हमारी पूरी उसी जगह में है, हमारे सोचने का तरीका। लोहिया जी कहते हैं कि इस चीज़ से हमें निकलने की ज़रूरत है। एंड लोहिया का सोशलिज्म इस बात में बड़ा बड़ा ब्रॉड है, क्योंकि वो सिर्फ सोशलिज्म की बात नहीं कर रहे, वो ये भी बात करें कि हिस्ट्री कैसे लिखी जाए, राजनीति कैसे लिखी जाए, समाज को कैसे समझा जाए, जाति क्यों इम्पोर्टेंट है, जाति के अंदर जो जातियाँ हैं, उपजातियाँ हैं, उनको कैसे हिस्ट्री में लिखा जाए। जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मैं हमेशा क्लास में पूछता हूँ ये कि कैन यू नेम 5 हिस्टोरियंस इंस्टेंटली, बिना सोचे 5 हिस्टोरियन के नाम आप सोच के देखिए, किनके नाम आते हैं दिमाग में? क्या उसमें एक दलित थिंकर है? नहीं। क्वेश्चन ये क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि वेस्टर्न स्टाइल में हमें पढ़ाया है। लोहिया जी यहाँ पे इंटरव्यू करने की कोशिश करते हैं, जेपी भी करेंगे बाद में, क्योंकि जेपी बाद में ग्राम स्वराज में उस पर भी आऊँगा। वो बार बार कहते हैं कि हमें एक अपनी शैली डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसमें हम ग्राम समिति, ग्राम सरकार, स्वराज के कॉन्सेप्ट को, अब आज वाला स्वराज नहीं, उस समय वाला स्वराज। एक बात और है, आपने कभी भगत सिंह को पढ़ा है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और उसके बाद आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि राजनीति को कैसे समझे, लोहिया को कैसे समझे, भगत सिंह को कैसे समझे। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। सैंडर्स ने क्या किया था? सैंडर्स ने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मारा था। वो ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या किया था? उसने लाला लाजपत राय को मारा था। लाला लाजपत राय कौन थे? उन्होंने कहा नेशनलिस्ट, वो हिंदू संगठन के मेंबर थे। भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर थे। एक सोशलिस्ट आदमी, एक सोशलिस्ट क्रांतिकारी, एक हिंदू संगठन के नेता की जाके जान का बदला ले रहा है। ये थी पॉलिटिक्स उस दौर। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगत सिंह ने एक नेशनलिस्ट लीडर की जान बचाई। आप उसको सोचिए कितनी परतें हैं उसमें। भगत सिंह पॉलिटिकल बाउंड्रीज को पार करके, उसको पीछे करते हुए लाला लाजपत राय की का बदला ले रहे हैं और बाकायदा वो लिख रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। बट उसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब हम उस दौर का साहित्य देखते हैं, जो भाषा है, चाहे वो भगत सिंह की भाषा हो, चाहे वो लोहिया जी की भाषा हो, चाहे वो जेपी की भाषा हो, उस भाषा में एक कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट क्या है? जिसको आज के दौर में हम कहते हैं राइट विंग डिस्कोर्स।
जैसे आप भगत सिंह का जब पढ़ते हैं, जब लोहिया को पढ़ते हैं, कई बार आपको लगता है कि ये जो डिस्कोर्स है, ये जो लिखा गया है, ये एक अलग तरह का डिस्कोर्स है जो राइटिंग की तरह टिल्ट होता है, लेकिन वो टिल्ट नहीं होता। वो उस समय की दौर का भाषा है। वो भगत सिंह भी लिख रहे हैं देश प्रेम के लिए, भारत माता के लिए, लोहिया जी भी लिख रहे हैं, जेपी ने भी लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो संगीन है, इसका मतलब ये थोड़ी वो राइटिंग है, क्योंकि उस दौर में इतिहास को, देश को, संस्कृति को उसी नज़रिए से देखा गया, उसी नज़रिए से डिफाइन किया गया। उसके बाद ये है कि वो कहते हैं कि नीड फॉर एन इंडियन डेफिनेशन, वेस्टर्न फिलॉसफी डोमिनेट्स द डिस्कोर्स, सपोर्टेड द सोशलिस्ट मूवमेंट इन बर्मा। अब देखिए कि लोहिया जी हैं, लोहिया जी की ही इज नॉट जस्ट नेशनल लीडर, न सिर्फ एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जैसे बर्मा में एक सोशलिस्ट मूवमेंट चल रहा था उस टाइम, उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। चेकोस्लोवाकिया नाम की एक जगह है यूरोप में, छोटी सी कंट्री है जो उस समय यूएसएसआर के अंदर थी, सोवियत संघ के अंदर थी। वहाँ के प्रेसिडेंट को रेड आर्मी ने मार दिया क्योंकि स्टालिन को दिक्कत थी। नेहरू लोहिया जी और जेपी दोनों ने इस बात पे बाकायदा चिट्ठियाँ लिखी। उन्होंने कॉमनवेल्थ को लिखा कि हम इस बात प्रोटेस्ट जाहिर करते हैं कि ये जो हो रहा है सोशलिज्म के नाम पे, जब स्टालिन की रेड आर्मी में जाकर चेकोस्लोवाकिया के उस दूत को मार दिया, क्योंकि और बर्मा में उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने उस समय के नेपाल में सपोर्ट किया। नेपाल में आप आगे देखोगे कि जेपी का भी एक मूवमेंट है, जेपी नेपाली सोशलिस्ट मूवमेंट में जेपी 1945 में जाते हैं, वहाँ एक गोली कांड भी होता है। तो व्हेन वी रीड अबाउट हिस्ट्री, जब हम इतिहास को पढ़ रहे हैं, खास करके जब हम सोशलिस्ट आंदोलन को पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपने आप को उस मेन स्ट्रीम एकेडमिक डिस्कोर्स से अलग करने की जरूरत है। जब तक उसे कहते हैं डीकंस्ट्रक्शन मेथड, जब तक हम अपने आप को डीकंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, जो बनी बनाई हमारी थिंकिंग है, जो प्रोसेस है, आप उस इतिहास को नहीं समझेंगे। सेकेंड ये है कि जो प्रॉब्लम आ सकती है कि कैसे पढ़ें, सोर्सेज नहीं है हमारे पास। सोर्सेज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आर्काइव है, न्यूज़पेपर आर्काइव्स है। आप इस बात पे यकीन करिए कि लोकल लेवल पे जितना इतिहास अभी अवेलेबल है, जितना इतिहास अभी तक लिखा ही नहीं गया है, जैसे मैं बिहार के आरा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, आप सब कहीं ना कहीं से बिलोंग करते हो। आपने अभी तक जितनी हिस्ट्री पढ़ी है, आप बताइए क्या अभी तक क्या आप अपने होम टाउन के बारे में कोई इतिहास मिला? नहीं मिला। इतिहास मिला दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। आरा कहाँ गया? मेरा अपना शहर। ऐसा तो है नहीं कि मेरे शहर के लोगों ने इतिहास लिखा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, वो चुपचाप बैठे हुए थे, नहीं, उनका भी हिस्ट्री है। सो जब हम इतिहास लिखने की कोशिश करते हैं, खास करके सोशलिस्ट दृष्टिकोण से, हमें इस चीज़ को समझना है कि इवन द आइडिया ऑफ फाइंडिंग अ सोर्स ढूंढने की प्रक्रिया वो भी एक वेस्टर्न डिस्कोर्स है। हमारा आर्काइव तक जाना, 4 इंटरव्यू ले लेना, उसके आगे भी इतिहास लिखने की प्रक्रिया है। जेपी ने किताब लिखी थी आगे चल के ऑन हिस्ट्री राइटिंग, 1973 में पब्लिश हुई थी, आर्टिकल जनता में। उसमें उन्होंने ये लिखा कि अगर आपको इतिहास लिखना है, खास करके सोशलिस्ट दृष्टिकोण से, आपको इतिहास के बने बनाए नियमों से आगे बढ़ के, बने बनाए सोर्सेस आगे बढ़ के आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, लोकल हिस्ट्री, मेरे होम टाउन का इतिहास, कोई हिस्ट्री नहीं है, बट फॉर माई सरप्राइज 1804 में एक ब्रिटिश ऑफिसर मेरे होम टाउन आता है, एक लोकल महिला से उसे प्यार होता है और उसके लिए वो फिर वही रह जाता है, मेरे होम टाउन में रह जाता है। आज उसकी समाधि है मेरे होम टाउन आरा। मुझे भी नहीं पता था, क्यों? क्योंकि मेरे मेन स्ट्रीम नेशनल डिस्कोर्स या मार्क्सिस्ट डिस्कोर्स में चीज़ को जगह नहीं थी, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ जेपी। हमने लोहिया की बात की, अब हम जेपी के बारे में बात करें। जेपी बिहार से थे, सिताब वगैरह से, बहुत कम उम्र में वो पटना आ गए थे, पटना के बाद अमेरिका चले गए। आपको स्वागत पता है, अमेरिका में जाना इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि अमेरिका जाके ओहायो यूनिवर्सिटी में वो कम्युनिस्ट बन जाते हैं। वो खुद लिख रहे हैं, आई एम स्टॉन्च मार्क्सिस्ट हू बिलीव्स इन वायलेंस। जेपी ने खुद लिखा, 1929 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट जमा की। डॉक्टरेट मतलब पीएचडी नहीं, एमए को समय कहा जाता है। और उन्होंने एक थीसिस का टाइटल था कल्चरल वेरिएशंस। उन्होंने उसमें लिखा कि आई एम स्टॉन्च मार्क्सिस्ट एंड बिलीव इन आर्मस्ट्रांग। लेकिन 1929 में वो इंडिया वापस आना पड़ता है, उनको पीएचडी नहीं कर पाता। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेम टाइम में लोहिया जी भी वापस आते हैं। देखिए कैसे इस चीज़ को हम समझे। लोहिया एंड जेपी दे बोथ केम टू इंडिया बैक अराउंड सेम टाइम। लोहिया जी भी उस समय अमेरिका में थे, जेपी भी थे। जो लोहिया 1933 में वापस आते हैं, जेपी 1929 में वापस आते हैं। दोनों सोशलिस्ट हैं, दोनों कांग्रेस से इतर एक नई राष्ट्रवाद, एक नए तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, 1934 में सीएसपी में उनको
जगह मिलती है। इवन कांग्रेस के अंदर जब लोहिया जी और जेपी जी शुरू करते हैं कुछ अलग करने की, कुछ नए प्रोग्रेसिव एजेंडे लाने की, उनको बहुत बड़ा विरोध झेलना पड़ता है। ठीक है, जेपी का जो मोह भंग होता है कांग्रेस से 1948 में उन्होंने सीएसपी छोड़ दिया, उसको हमें समझना पड़ेगा कि क्यों छोड़ा। क्योंकि जब हम उस चीज़ को समझते हैं कि मोह भंग कैसे हुआ, तब हम समझ पाते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में समाजवाद की परिभाषा क्यों जरूरी है। जैसे सीएसपी बनने के बाद भी लगातार इस बात पर संघर्ष होता है। 2019 में मैं बनारस गया, वहाँ पे बीएचयू के प्रेसिडेंट है 1975 में चंचल सिंह जी, जिनका अभी घर है बनारस आजमगढ़ में। उनका इंटरव्यू लिया जी, जौनपुर में। हाँ जौनपुर में, जौनपुर के पास एक गांव है बदलापुर, वहाँ पे। तो उनका मैंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने बड़ी कायदे की बात की। उन्होंने कहा कि जेपी का समाजवाद हो या लोहिया का समाजवाद, इम्पोर्टेंट तो ये था कि हम लोग उस दौर में को समझे ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में जब मैं बीएचयू में था, हमें नहीं समझ में आया कि सप्त क्रांति क्या है या टोटल रेवोल्यूशन क्या है। उन्होंने यही कहा था मुझसे कि अगर आपको लोहिया और जेपी को समझना है तो आपको स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स है 1970s का, उसको समझिए। क्योंकि लोहिया ने कुछ लिखा, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन उस मामले में जेपी थोड़े पिछड़ गए। जेपी की जो राइटिंग, जैसे जेपी ने कभी भी टोटल रेवोल्यूशन को क्लैरिफाई नहीं किया। और उनका मेजर क्रिटिसिज्म इसीलिए है कि व्हाट इज टोटल रेवोल्यूशन, तो एक तरह का इग्लिटेरियन आइडिया है, एक बड़ा ही एक यूटोपियन आइडिया है जो बहुत सिमिलर है लोहिया के समाजवाद से। तो जेपी वापस आते हैं, गांधी के साथ उनका उठना बैठना होता है। उनके आने से पहले से जो जेपी की वाइफ है प्रभावती देवी, वो ऑलरेडी गांधी जी के साथ उनके आश्रम में है। यहाँ आके भारत वापस आने के बाद लोहिया और जेपी दोनों का एक तरीके से ट्रांजिशन होता है, जिसमें आप देखो कि वो जो स्टॉन्च मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट आइडिया है उससे वो थोड़ा बहुत हटते हैं। क्योंकि भारत वापस आने के बाद, इंडिया वापस आने के बाद हम देखते हैं कि एक तरह से एक ट्रांजिशन का फेज शुरू होता है, जिसमें जेपी भारतीय मुद्दों को वापस में लाते हैं। इसीलिए वो गांधी का अनुयायी बन जाते हैं। इसीलिए जब बाद में जेपी मूवमेंट खड़ा होता है 1974 में, तो कई सारे हिस्टोरियन कहते हैं कि इट वाज अ गांधीयन सोशलिस्ट आइडिया, गांधीवादी समाजवादी आइडिया। लेकिन मेरा सवाल है कि गांधीवाद और समाजवाद का क्या रिश्ता है? कुछ नहीं, अगर हम उस हिसाब से देखें तो मैं यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि जेपी ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे उस दौर में। So, JP was not only critical to Congress, but he also criticized Constitution in his letter on March 4, 1953. JP का समाजवाद देखिए कि JP ना सिर्फ कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी कह रहे हैं। In a letter, he suggested that there must be constitutional reforms, as it seemed very conservative to him. JP को लगता था कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो बहुत कंजर्वेटिव है। According to him, According to him, some amendments was vital and had to take place immediately in order to see any form of economic and social reform. And what was the main debate? सबसे बड़ी जो उनकी समस्या तो क्या थी? वो समस्या थी the idea of a totalitarian state. क्योंकि जब सीएसपी उन्होंने छोड़ी 1948 में, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि the ब्रिटिश राज जो था आज़ादी के पहले, आज कांग्रेस वो बन गई है। क्योंकि कांग्रेस पहले जनता की पार्टी थी, जनता के मुद्दों पर वो लड़ती थी, जनता का आंदोलन करती थी। लेकिन जेपी ने कहा, लोहिया ने भी इस बात में सहमति रही कि कांग्रेस ने ब्रिटिश राज के बस पाला बदला है। जैसे जेपी का एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या चेंज हुआ, व्हाट रियली चेंज आफ्टर पार्टीशन। जैसे एक सवाल मैं आपसे पूछता, सोचिए इस बारे में। द प्रिंसली स्टेट रिमेन सेम, द ओनली चेंज जो हुआ, प्रिंसली जो रियासतें थी उनका विघटन तो हुआ नहीं। इन सो-कॉल्ड यूटोपियन डेमोक्रेटिक सेटअप में उनका विघटन हो जाना चाहिए था, उनका विघटन नहीं हुआ। राइट, प्रिवी पर्स की समाप्ति नहीं हुई, नेहरू के जीते जी, वो इंदिरा गांधी ने किया। तो क्या चेंज हुआ फिर? जेपी ने ये भी पूछा था एक लेटर में नेहरू से कि आप क्या बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि जेपी लिखते हैं कि आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट यू आर अ सोशलिस्ट, बट व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री राइट नाउ, कैन यू नॉट लुक एट इट। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, सेकंड प्लानिंग कमीशन, थर्ड प्लानिंग कमीशन,
हमें पढ़ाते हैं, पढ़ते भी हैं कि थर्ड प्लानिंग कमीशन फेल हो गया था, फर्स्ट और सेकंड वाज सक्सेसफुल। बट मैं आपसे कहूँगा एक फिल्म देखिए, उसका नाम है 2 बीघा जमीन। वो बताते हैं कि क्या चेंज हुआ था, कितना डेवलपमेंट हुआ था। 2 बीघा जमीन जो एक मूवी है जिसमें बताता है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की कॉस्ट क्या है। एक जमीन, एक गरीब की जमीन लेके उसके ऊपर एक फैक्ट्री लगाई जा रही है, लेकिन उस गरीब पर क्या हुआ, वो गरीब जो पहले उसके पास जमीन थी, वो उसके पास ही वाज अ लैंड ओनर, नाउ अब उसके पास क्या हुआ, अब वो शहर में जाके मजदूर हुए। एक्चुअली एक अच्छा खासा क्रिटिसिज्म जेपी भी प्रेजेंट करते हैं। वो अलग बात है कि 1950s में जेपी जो है अपने आप को रिटायर कर देते हैं पॉलिटिक्स से। जेपी टुक अ रिटायरमेंट ऑफ पॉलिटिक्स बिकॉज उन्होंने कहा कि मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, बिकॉज जेपी की अपनी एक अलग इमेज बन चुकी थी। जेपी वॉज वेरी वेल रिस्पेक्टेड। जो जेपी ने कहा, ऑल्दो नेहरू ने इन्वाइट किया कैबिनेट में आने के लिए, बट जेपी ने उसको नकार दिया। जेपी ने कहा कि मुझे ये कैबिनेट की सीट नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप उसी बुर्जुआजी जो आइडिया था कॉलोनियल राज का, एक्सप्लॉयटेशन का, जो एलिट के साथ मिलकर जो कंसर्ट जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, आप उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सोशलिज्म में जो सपने हमने देखे थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में रहते हुए, उनमें से हमने कुछ नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि मुझे कैबिनेट में शामिल नहीं होना है, ठीक है। देन उसके बाद जेपी ने भूदान आंदोलन ज्वाइन कर दिया, और यहीं से एक पड़ाव शुरू होता है जब आप कह सकते हो कि जेपी वैचारिक रूप से सोशलिज्म से थोड़े से किनारे हो जाते हैं। क्योंकि उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? उनकी निराशा भारतीय सोशलिस्टों के साथ। भारतीय सोशलिस्ट आंदोलन में जो दगाबाजी हुई, जिस तरीके से भारतीय सोशलिस्टों ने 1930s और 40s में कांग्रेस में शामिल होने के लिए, उस पावर हायरार्की में बने रहने के लिए उन्होंने जो जो किया, उसने जेपी को निराश कर दिया। इसीलिए अराउंड 1951 से जब वो भूदान आंदोलन में शामिल होते हैं, टिल 1974 जेपी वॉज अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। जेपी राजनीति से दूर रहते हैं। फाइनली 1973 में बड़ोदरा में, राजकोट में एक आंदोलन होता है। हमारे कैंपस की तरफ समोसे के दाम बढ़ने के साथ एलटी इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ोदरा में एक कॉलेज है, कैंटीन में समोसे के दाम बढ़ा दिए गए। छात्रों ने आंदोलन कर दिया। उस आंदोलन को विपक्षी पार्टियों, उस समय जनसंघ थी, उन लोगों ने क्या किया, कैश कराया, और अगले दिन वो आंदोलन पूरे राज्य में फैल गया। जेपी को वहां बुलाया गया आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। जेपी गए, और जेपी इसी बात का तो वेट कर रहे थे कि एक क्रांति हो। इसीलिए उन्होंने कहा, जब उन्होंने कहा कि ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई, उन्होंने कहा कि दिस इज द सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ आवर कंट्री। क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि छात्र अब जागे हैं तो इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने विचारधारा की फिक्र नहीं की, जो कि हम देखते हैं कि उसके जो रिपरकशंस है वो बाद में आते हैं। लेकिन जेपी गए, उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद वो बिहार गए। बिहार में उन्होंने बिहार छात्र संघर्ष समिति बनाई, जिसमें लालू प्रसाद यादव हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, रविशंकर पांडे, बीजेपी भी कई सारे लोग थे जो आज बीजेपी में हैं। उसमें डूसू के प्रेसिडेंट थे उस समय अरुण जेटली, वो भी शामिल थे उसमें। पटना में एक सम्मेलन हुआ, लेकिन जो दुखद बात ये रही कि उस पूरे सम्मेलन से जितने भी सोशलिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनको किनारे कर दिया गया। तो इसलिए उन लोगों ने मिलकर एक नई समिति बनाई, उसका नाम था बिहार नव निर्माण समिति। तो 2 स्टूडेंट कमिटीज बनी थी पटना में, एक जिसमें सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे और एक जिसमें बिल्कुल नहीं थे। और यहीं से मुझे लगता है कि जेपी का सोशलिज्म में, जैसे जेपी एक जगह लिखते हैं, JP did not find much support for his socialist vision in India. Although he was very invited by Nehru to join the cabinet, he declined the offer and said that Congress and Nehru compromised Gandhian, and he wrote in the letter in 1953. उन्होंने एक लेटर लिखा, उन्होंने कहा, I do not find in your policies any or mark awareness of this consideration when the policies of the government of India makes a concession to Gandhi. Well, it's just a concession. उन्होंने कहा कि चूंकि कंसेशन हो चुका है, इसीलिए अब इस दौर में मुझे नहीं लगता कि मतलब नेहरू के साथ मिलकर एक सोशलिस्ट संभावना बन सकती है। 1974 में आंदोलन शुरू होता है। आंदोलन के बहुत सारे तेवर हैं, आंदोलन के बहुत सारे स्वर हैं, लेकिन इस दौर तक लोहिया जी की मौत हो चुकी है। 1964 में लोहिया जी डाइड। लोहिया जी के मरने के बाद एक नए तरीके का एक डिस्कोर्स शुरू होता है सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में इंडिया में। वो क्या है? हिंदी का सवाल।
हम सब हिंदी भाषी हैं, राइट। हिंदी के सवाल पे लोहिया जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें जेपी की एंट्री होती है। अब जेपी अंडर द गार्ड ऑफ सोशलिज्म वो कहते हैं कि नहीं, हिंदी कैन बी, वो हिंदी कहते हैं, हिंदुस्तानी नहीं कहते, वो कहते हैं हिंदी हैज़ द कैपेसिटी टू बी नेशनल लैंग्वेज। इस मामले में जेपी ये बयान देते हैं। क्यों? क्योंकि 1961 में पहले वो कह चुके थे कि इफ आरएसएस इज फासिस्ट, आई एम ऑल्सो फासिस्ट। ये जेपी का बयान है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में 1961 में छपा था। जेपी कहते हैं कि अगर आरएसएस फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूँ। आप समझ सकते हो कि जेपी की जो विचार यात्रा है, from a hardcore Marxist to a communist socialist person to Bhudan Andolan to finally saying that RSS is not fascist, इस जर्नी को आपको समझना पड़ेगा। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। जेपी की जो अपनी राइटिंग्स है, जैसे जेपी ने एक आर्टिकल लिखा था अबाउट नागा क्राइसिस, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड के बारे में क्राइसिस लिखा। उनका जो मेन फोकस था नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ नागालैंड, जहाँ पे वो राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। तो इवन जैसे हम कहते हैं ना, गांधी के भी अलग अलग तेवर हैं, गांधी जी ऑल्सो ऑटो करेक्टेड हिम इन टाइम टू टाइम, वैसे ही जेपी ने भी किया है। जेपी के विचार भी लगातार बदलते रहते हैं ना। ऑन द पॉलिसीज ऑफ नागालैंड जेपी कहते हैं कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। वहाँ पे वो नागा लोगों के संघर्ष को कहीं ना कहीं किनारे कर देते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि आंदोलन में क्या हुआ। आंदोलन में बीसीसीएस, बिहार छात्र संघर्ष समिति, जिसमें एबीवीपी, शांति सेना, उसमें 2-4 और थे, उसमें बेसिकली नॉन सोशलिस्ट इन संगठनों का कब्जा है। बिहार में आंदोलन का, मेरा होम टाउन जो उसका सेंटर है आर। ओके, नाउ इस दौर में आप देखोगे कि टोटल रेवोल्यूशन का एक आइडिया आता है। जेपी ने एक जेल डायरी लिखी, उन्होंने जेल में लिखी, उन्होंने कहा टोटल रेवोल्यूशन। ना द प्रॉब्लम इज कि जेपी ने कभी भी उसको कायदे से डिफाइन नहीं किया कि व्हाट इज टोटल रेवोल्यूशन। टोटल रेवोल्यूशन में आपको उन्होंने सेम बातें कही कि आर्थिक रूप से असमानता नहीं होगी, जाति नहीं होगी, भेदभाव नहीं होगा। उसमें 1-2 चीज़ों उन्होंने जोड़ी, जैसे उन्होंने कहा ग्राम स्वराज और ग्राम समिति बनेगी। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी कुछ सोवियत से मिलता जुलता है। जो सोवियत संघ का कॉन्सेप्ट था डूमा एंड सोवियत, द डूमा विल इलेक्ट इट्स सोवियत, द सोवियत विल इलेक्ट द पार्लियामेंटेरियंस व्हिच विल गो टू मॉस्को। डूमा जो बनती है वो सोवियत करेगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इवन जो मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस है जेपी के ऊपर, वो गया नहीं है। ऑल ही वाज ट्राइंग टू डू, वो जो कुछ कर रहे थे वो बस ये कह रहे थे कैसे इस विचारधारा के अंदर से एक रास्ता निकाला जाए जो भारतीय संदर्भ में फिट बैठे। जैसे उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज, उन्होंने कहा कि लोकल सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, आत्मनिर्भर भारत आज का नहीं, उस समय उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, गांव-गांव के लोग अपने लोकल से सोवियत ग्राम समिति बनाएंगे, वो खुद की डिमांड रखेंगे, खुद का प्रोडक्शन करेंगे और इस तरीके से हर ग्राम समिति से एक इंसान चुना जाएगा। फिर वो ग्राम सरकारें बनाएंगी और वो पीपल्स पावर, उन्होंने कहा पीपल्स पावर, जनता के हाथ। जेपी का एक बड़ा आइडिया है जो बहुत फेमस भी है, इट्स कॉल्ड पार्टीलेस डेमोक्रेसी, पार्टी के बिना लोकतंत्र। हालांकि बहुत सारे क्रिटिसिज्म है उसके ऊपर कि व्हाट कैन बी अ पॉसिबल मोड ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी, कि पार्टी के बिना डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है। तो जेपी कहते हैं कि पीपल डिसाइड करेंगे खुद से, गांव-गांव से, लोकल लेवल पे, कि कौन उनका रिप्रेजेंटेशन करेगा। इन समटाइम्स उन्होंने ये भी कहा कि रिप्रेजेंटेशन नहीं भी होगा तो गांव कलेक्टिव रूप से इसको तय करेगा कि व्हाट आर आवर डिमांड्स, हमारी डिमांड्स क्या क्या है, हमारी ज़रूरतें क्या क्या हैं, और उसको वो कलेक्टिव रूप से ही सॉल्व करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत जैसे देश में, जिसकी जनसंख्या उस समय भी करोड़ों में थी, ये कर पाना मुश्किल था। थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसके पास बेसिक रिसोर्सेज नहीं है। आप समझिए एजुकेशन इज ऑल्सो प्रिविलेज, स्पेशली पॉलिटिकल एजुकेशन। हम लोग जेबी में जो अपने पॉलिटिकली चार्ज होकर घूमते रहते हैं, इट्स ऑल्सो प्रिविलेज दैट वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम राजनीति के तिकड़मों को समझें, आइडियोलॉजी में जाएं, उसको पढ़ें। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है, डिग्री। हम तो यहाँ के शौक से कर रहे हैं। तो इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसको आज़ादी में 20 साल हुआ था, कैसे ये पॉसिबल हो पाता, मुझे लगता है कैसे ये पॉसिबल हो पाता पूरे देश के लिए, एक जनमानस के लिए, तो एक राजनीतिक चेतना लेकर आए, पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करें। क्योंकि पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करने के लिए आपको बेसिक रिसोर्सेज चाहिए, आपको स्कूल चाहिए, आपको कॉलेज चाहिए, आपको एक एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए। वो हमारे पास नहीं था, इसलिए जेपी का ये आइडिया काफ़ी फ्रूटफुल नहीं हो पाया। लेकिन जैसे
अगर आप अभी भी बिहार में जाते हो, 11 अक्टूबर को जेपी की जयंती मनाई जाती है, इसकी धमक सुनाई देती है। गाँव गाँव में चंपारण, बेतिया, हाजीपुर, जो अलग अलग जगहों पे बकायदा चंपारण में तो उनकी, चंपारण कह रहा हूँ सॉरी, बेतिया में उनकी एक मंदिर बना के रखा गया, बेटा नाम की जगह, वहाँ भी एक जेपी का मंदिर है, राइट। हाउ पॉलिटिकल फिगर्स, स्पेशली द सोशलिस्ट फिगर, जैसे जब हम बात करते हैं सोशलिज्म, लोहिया का समाजवाद, आपको ये बात भी प्रॉब्लमेटिक लग सकता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बता, एक चीज़ बताता हूँ। आप लोगों को चित्रकूट नाम की जगह पता है? सबको पता होगा चित्रकूट, तुलसीदास का। चित्रकूट में हर साल शिवरात्रि पे एक रामायण मेला लगता है। उसकी शुरुआत राम मनोहर लोहिया ने की थी। उसका जो बेसिक आइडिया था रामायण मेला लगाने का, वो लोहिया जी ने दिया था। अब यहाँ पे एज ए स्टूडेंट इन 2024 आपको लग सकता है ये क्या है, ये कैसा सोशलिस्ट है, राइट। जब आप उसको पढ़ते हो आपको रियलाइज होता है कि उनके समय काल में जब वो थे, उनके लिए चीज़ें इतनी बाइनरी में नहीं थी। आज जब हम पढ़ रहे हैं हमारे लिए चीज़ें बड़ी बाइनरी में हैं, लेफ्ट राइट, तीसरा कुछ है ही नहीं, राइट। ब्लैक एंड वाइट, ग्रे के लिए हमने कोई जगह नहीं छोड़ी। 2024 में एज ए स्टूडेंट जब हम पढ़ रहे हैं, हमने डिसाइड कर लिया पहले से, हम लेफ्ट है, हम राइट है, हम सेंटर है। चौथा भी एक ऑप्शन है, पांचवा भी ऑप्शन हो सकता है। राम मनोहर लोहिया का रामायण मेला शुरू करना अपने आप में एक एग्जाम्पल है कैसे लोहिया जी इस बात को समझ रहे थे कि सोशलिज्म इन इंडिया कैन नॉट फ्लरिश विदाउट एक्नॉलेजिंग द इंडियन ट्रेडिशंस। भारतीय संदर्भों में, भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं कि रामायण मेला क्यों लगाया, क्या लगाने की जरूरत थी। लेकिन आप समझो भगत सिंह ने भी उनका बदला लिया। यहाँ पे राम मनोहर लोहिया जी रामायण मेला लगा रहे हैं, जेपी कह रहे हैं आरएसएस फासिस्ट नहीं है, मैं अगर आरएसएस फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूँ। जेपी भूत आंदोलन में जाके पूजा पाठ भी कर रहे हैं, जेपी भी सोशलिस्ट थे। लेकिन उनके दौर में सोशलिज्म का डेफिनेशन कुछ और थी। हमारे दौर में डेफिनेशन जो है वो पट गए, हमने आर या पार चुन लिया। हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल का यही लेगेसी है, इंक्लूडिंग सोशलिज्म, सोशलिस्ट लीडर्स, कि उन्होंने कभी बांटा नहीं था। इसीलिए आप देखोगे कि नेहरू श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चाय के लिए बुलाया। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं, स्पेशली इन दिस टाइम, हम ये मान के चलते हैं अच्छा ये किया तो ये तो राइटिंग वाला हो गया। मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आप चीज़ों को पढ़ें तो आप इस चीज़ को कंसिडर करें कि देयर आर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। सो लोहिया का समाजवाद हो या जेपी का समाजवाद हो, उसका एक मूलभूत मैं चीज़ बता देता हूँ कि भारतीय संदर्भ में कैसे उसको देखा जाए। उन्होंने जेपी ने भी लिखा, लोहिया ने भी लिखा कि हमें समाजवाद के सिद्धांतों से कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो वो समाजवादी थे। उन्होंने कहा कि समाजवाद का जो सिद्धांत है वो कहता है बेसिक बराबरी, असमानता को हटाना है। उन्होंने कहा इसमें कास्ट जोड़ दो, मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट को जोड़। उन्होंने कहा इसमें जो भारतीय समाज में जो विसंगतियाँ हैं उसके बारे में भी हम जोड़ेंगे, बात करेंगे। उनका समाजवाद इसी मायने में अलग है। भाषा के सवाल पे, कल्चर के सवाल पे आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे राहुल संकटायन का जो किताब है गुड़गा से गंगा, जब हम उसको पढ़ते हैं हमें लोहिया की धमक सुनाई देती है। हमें लगता है, जब उसको पढ़ने लगता है कि लोहिया का समाजवाद, जेपी का समाजवाद, राहुल संकटायन का समाजवाद बहुत सिमिलर है। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद शशिभूषण भैया, आपने बहुत व्यापक रूप से, बहुत ब्रॉडली आपने कवर किया लोहिया और जेपी की जर्नी जो इंडियन सोशलिस्ट मूवमेंट में। और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मुझे ये लगी कि उन्होंने व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, जो लोहिया का जो हिस्टोरिकल फिलॉसफी है उसके ऊपर भी बात रखी, और क्यों सोशलिज्म या और जो हमें लोकल हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं और उनके अगर हम पढ़ने या लिखने की बात करते हैं तो क्यों हमें न्यू हिस्टोरिकल मेथड्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, क्यों हमें जो लीक पे जो हम चल रहे हैं, जो पुराने जो तरीके से जो हिस्ट्री लिखी जा रही है, जो ग्रैंड हिस्ट्री के डिबेट में आता है, उससे हट के हमें हिस्ट्री लिखने की ज़रूरत है। और इस पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपनी बात रखी, इसके लिए भी मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सोशलिज्म का जो इंडिया का जो नेचर है, जो लोकल लेवल पे जो नेचर है, क्यों वो वेस्टर्न जो सोशलिज्म है, वेस्टर्न मार्क्सिज्म है, यूएसएसआर के मार्क्सिज्म से अलग है, और क्यों जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्लास स्ट्रगल के साथ हम उसको नहीं देख सकते। यानी जो लेफ्ट लेड मूवमेंट है उसके थ्रू हम इंडियन सोसाइटी को की समस्याओं को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे सिर्फ क्लास स्ट्रगल की बात होगी, जो इकोनॉमिक मॉडल के साथ साथ हमें कास्ट, जेंडर
और अदर जो फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज़ है उसको भी हमें एड्रेस करना